हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो चीजें हम कहां से लेकर आते हैं? बाजार से लेकर आते हैं। लेकिन क्या वो बाजार में ही बनी होती है? नहीं, वहां बाजार में जो चीज आती है वो किसी न किसी फैक्ट्री से, कारखाने से आती है। तो इसका मतलब चीज कारखाने में, फैक्ट्री में तैयार होती है और उनको तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। तो कच्चा माल पहले फैक्ट्रियों में आता है, वहां पर उससे कोई उपयोगी चीज बनाई जाती है, फिर वो जो उत्पादित जो चीज है वो फिर बाजार में आती है और बाजार से हम उस चीज को खरीदते हैं, यानी उपभोक्ता तक वो चीज पहुंचती है। ये सब किसकी वजह से संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है परिवहन की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। हम फोन करके भी चीजें ऑर्डर कर देते हैं, तो ये किसकी वजह से? कम्युनिकेशन, संचार की वजह से हो रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम आपकी सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का आज हम 10वां चैप्टर परिवहन और संचार को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर की परिभाषा से। दो शब्द इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं, एक परिवहन और एक संचार। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर इनकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले समझते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना, यह कहलाता है परिवहन। संचार की बात करें तो कोई संदेश, विचार, दर्शन, यानी अपनी कोई फिलॉसफी, तो संदेश, विचार, दर्शन आदि के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, विनिमय को ही संचार कहा जाता है। तो समझ गए परिवहन और संचार की परिभाषा को। इसके बाद एक प्रश्न यहां पर हम और निकाल लेते हैं भी, परिवहन और संचार का जो उपयोग है ये किस पर निर्भर करता है? एक अच्छा प्रश्न निकल सकता है। परिवहन और संचार का उपयोग किसके ऊपर निर्भर करता है? तो एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। तो एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने और ले जाने की हमारी नीड, आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है क्या? परिवहन और संचार की उपयोगिता भी, हमें किस प्रकार से इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है बात परिवहन के साधन की, या कहूं भी परिवहन की विधियां बताइए। तो समझ लीजिएगा यह भी अपने आप में एक प्रश्न बनकर आ सकता है। परिवहन के साधन या विधियों के नाम बताइए। अब आप समझ चुके हो भी परिवहन क्या करता है। परिवहन है वो हमारे मानव की आर्थिक क्रियाकलापों को प्रकट करता है, और आर्थिक क्रियाकलापों में भी बात करें तो किस प्रकार की? तृतीयक, जिसमें परिवहन, संचार ये आते हैं। तो परिवहन और संचार ये सब मानव के तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों को प्रकट करता है। तो परिवहन के 3 प्रकार के साधन हैं, 3 प्रकार के मेथड है, विधियां हैं। एक है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। उनको भी हम बांट लेते हैं। जैसे स्थल परिवहन, स्थल परिवहन में क्या आता है? सड़कें आ गई, रेलवे आ गई और पाइपलाइन आ गई। तो स्थल परिवहन फिर 3 भाग, सड़क, रेल और पाइपलाइन आ गई। हमें पता है पहले जो मार्गों की बात आती थी, पहले कच्ची सड़कें होती थी, फिर पक्की सड़कें बनी, फिर हाईवेज बनी, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, गैस, जो पेट्रोलियम जो चीजें हैं वो पाइपलाइनों के माध्यम से भेजी जाने लगी। तो जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता गया तो इन परिवहन के साधनों का भी विकास होता गया। तो स्थल में हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है जल परिवहन। 2 तरीके से बता सकते हैं जल परिवहन। अंतःस्थलीय जल परिवहन यानी
अंदर की साइड में जो कोई पानी होता है, झीलों वगैरह, वह उसके अंदर जो यातायात परिवहन जो किया जाता है नहरों के माध्यम से जो किया जाता है। और दूसरा आता है सागरीय और महासागरीय। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग और सागरीय व महासागरीय जलमार्ग। तीसरा आ जाता है वायु परिवहन। वायु परिवहन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक राष्ट्रीय वायु परिवहन और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी देश के अंदर ही हम एरोप्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं। अंतरराष्ट्रीय मतलब देश से बाहर वाली जो बात आ जाती है। तो ये है परिवहन के तीन प्रमुख साधन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। फिर उनके आगे आपको नाम ध्यान रखने हैं। स्थल में हम सड़क, रेलवे और पाइपलाइन की बात करते हैं, जल में हम अंतःस्थलीय और सागरीय और महासागरीय की बात करते हैं, और वायु परिवहन में हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन की बात है वो करते हैं। तो अच्छे से इसका डायग्रामेटिक तरीके से आपको दिमाग में रखना है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्थल परिवहन के अंदर सड़क की बात, अर्थात हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक पहला प्यारा प्रश्न यहां से ये निकल जाता है भी, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए अनुकूल परिवहन का साधन बताइए। तो छोटी दूरियों की यात्रा के लिए मुख्यतः जो अनुकूल यानी जो ठीक रहता है वो परिवहन कौन सा है? सड़क परिवहन है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है वो कहां पर है? वो भारत के अंदर है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है वो इंडिया में है। 2017-18 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर सड़कों की जो कुल लंबाई है वो 56 लाख किलोमीटर है, 56 लाख किलोमीटर है। उसके बाद बात आ जाती है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपको पता है मुगलों का राज आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं से पहले शेरशाह सूरी जी भी आ गए। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से लेकर पेशावर तक एक शाही रोड बनाई थी जिसे बाद में कहा गया ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड। तो जीटी रोड कहां से कहां बनी थी? कोलकाता से पेशावर। पेशावर कहां? उस टाइम जो हमारा अखंड भारत था, पाकिस्तान के अंदर है पेशावर। तो कोलकाता से लेकर पेशावर तक ग्रांड ट्रक रोड बनाई। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो इस रोड का जो हिस्सा है वो है अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। तो वर्तमान में जीटी रोड भारत में कहां से कहां है? अमृतसर से कोलकाता तक है। और इसके भी दो खंड हैं, दो भाग हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कहा जाता है। नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली तक है और नेशनल हाईवे 2 फिर आगे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। तो टोटल कहां से कहां तक हो गया? अमृतसर से कोलकाता। तो अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे फर्स्ट हो गया, और फिर दिल्ली से आगे कोलकाता तक नेशनल हाईवे 2 के रूप में दो खंडों के अंदर ये जीटी रोड है वो अब भी वर्तमान में है, यानी उसको आगे से आगे उसका मेंटेनेंस जारी रखा। अब बात आती है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम देश के अंदर आधुनिक सड़कों को बनाने का एक प्रयास किया गया था। उसकी बात कर ले, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम तक तो हमारे यहाँ कोई सड़कों के बारे में कोई विशेष सुविधाएं हैं वो नहीं थी, लेकिन बाद में प्रयास जारी हुआ। तो आधुनिक सड़कों का बनाने का जो पहला प्रयास किया वो किया 1943 में, यानी अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है। तो भारत में आधुनिक सड़कों को बनाने का पहला प्रयास 1943 में, वो भी एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत, जिसका नाम दिया गया था नाम नागपुर योजना, 1943 में आई। किसके लिए आई? सड़क मार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए आई। कुल मिला के ये समझिए भी सड़कों को पक्का करने के लिए आई। तो कौन सी योजना? नागपुर योजना। कब आई? 1943 में। और एक यहां पर प्यारा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यह योजना कामयाब नहीं हुई थी, तो प्रश्न बन सकता है आधुनिक सड़कों का पहला प्रयास है नागपुर योजना, वो असफल रही,
क्यों रही? क्योंकि उस टाइम जो रजवाड़े यानी रियासतों के जो राजा थे और अंग्रेजों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे एक दूसरे से। अंग्रेज क्या कह रहे थे और राजा उसको कैसे समझ पा रहे थे। तो रियासत के राजाओं यानी रजवाड़ों और अंग्रेजों के बीच समन्वय यानी तालमेल की कमी के कारण ये नागपुर योजना है वो पूरी तरह से असफल हो गई। उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। तो आजादी के बाद क्या प्रयास किया पहली बार? तो देखिएगा, आजादी के बाद सड़कों की दशा सुधारने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना है वो शुरू की गई। और कब की गई? 1961 में। तो ध्यान रखिएगा, आजाद भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 1961 के अंदर एक योजना आई जिसका नाम है 20 वर्षीय सड़क योजना। ये आजाद भारत की आधुनिकीकरण सड़कों का करने के लिए लाई गई एक योजना थी जो 20 वर्ष का प्लान लेकर आई थी। और उससे पहले 1943 में जो नागपुर योजना आई वो रजवाड़ों और अंग्रेजों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण है वो असफल हो गई। सड़कों का सबसे बढ़िया काम स्टार्टिंग में अगर प्राचीन टाइम से अगर हम बात करें तो वो शेरशाह सूरी यानी जो मुगल काल के टाइम की बात आ जाती है तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी जो वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक है, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से आगे कोलकाता तक है। छोटी दूरियों की यात्रा के अनुसार सबसे अच्छा परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। और सड़क जाल तंत्र के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करूं तो भारत के अंदर सड़कों की कुल लंबाई 56 लाख किलोमीटर है। तो ये सड़क परिवहन से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी है और इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं भी। सड़कों के निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य के लिए सरकार क्या कर रही है। तो आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने भारत में सड़कों के वर्गीकरण को अच्छे से जान लेते हैं। यहां से प्रश्न अक्सर उठता है सड़कों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं भी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका आधार क्या है? वो है सड़कों का निर्माण और रख रखाव यानी अनुरक्षण, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं। तो निर्माण और जो रख रखाव है उसके उद्देश्य से हम सड़कों को कई भागों में बांट लेते हैं। कुछ भाग आपके सामने लिखे हैं जैसे राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग यानी स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और अन्य सड़कें। 5 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम इनका पहले चारों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल जो हाईवे है इनके निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जबकि स्टेट हाईवे की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास। इसी प्रकार जिला सड़कों की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के पास। ग्रामीण सड़कों का जो विकास है वो केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी आपने PMGSY सुनी होगी, आपके गांव में आसपास कहीं बोर्ड लगा हुआ होगा, जरूर देखा होगा। अब बात ये आती है भी नेशनल हाईवे हैं वो किन को आपस में जोड़ते हैं? तो राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों को, पत्तनों को आपस में जोड़ते हैं। वहीं जो स्टेट हाईवे है ये राज्य की जो राजधानी है उसको जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इसी प्रकार जिला सड़कों की बात करें तो ये जिला मुख्यालय को अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से आपस में जोड़ती है। और ग्रामीण सड़कें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को यानी गांवों को आपस में जोड़ती है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, देश की कुल सड़कों की जो लंबाई है, देश में कुल सड़कों की जो लंबाई है उसका 2% हिस्सा नेशनल हाईवे का है, 4% हिस्सा है वो स्टेट हाईवे का है। डिस्ट्रिक्ट जो रोड है उनका हिस्सा 14% है और जबकि ग्रामीण सड़कों का सबसे अधिक है 80%। तो देश की कुल सड़कों की लंबाई का नेशनल हाईवे 2%,
राज्य सड़क महामार्ग 4%, जिला सड़कें 14% और ग्रामीण सड़कें कितनी हैं? 80% है। चलिए, ये तो हो गया इनमें मेन अंतर की बात। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं पहले राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे को लेकर। इसमें एक चीज आप ये भी जान लीजिएगा, सड़क यातायात के 40% भाग का जो वहन करता है वो नेशनल हाईवे करता है। यानी जो परिवहन होता है चीजों का ट्रकों के माध्यम से, वो 40% है, वो नेशनल हाईवे के माध्यम से ही होता है। तो अब इन नेशनल हाईवे के विकास और रख रखाव हेतु एक संस्थान का गठन किया गया है और वो है NHAI। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। NHAI का काम क्या है और फुल फॉर्म क्या है और कब इसका गठन हुआ? तो नेशनल हाईवे के विकास और रख रखाव के लिए एक स्वायत्त शासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, जो अपना डिसीजन खुद कर सकती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1995 में। NHAI हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI का गठन कब हुआ? 1995 में हुआ। ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है, लेकिन ये अपने डिसीजन खुद है वो ले सकती है। और उसके बाद एक और छोटा प्रश्न बनता है यहां से कि सड़कों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी सुधार की भारत की प्रमुख शीर्ष संस्थान कौन सी है? तो वो NHAI है। सड़कों की गुणवत्ता सुधार की भारत में शीर्ष जो संस्थान, निकाय, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम NHAI है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। और ये किसके अधीन है? भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है। केंद्र के अंदर अब नितिन गडकरी जी है, वो भूतल परिवहन मंत्री है। बहुत अच्छा सड़कों का कार्य देश के अंदर हो रहा है नेशनल हाईवे को लेकर। अब हम इस NHAI की कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी है या जो चल रही है उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसी कड़ी में पहला प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब इनकी कुछ बातें आपको अच्छे से तैयार करनी है। 100% बोर्ड परीक्षा से इन परियोजनाओं से प्रश्न आना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसकी कुल लंबाई ध्यान रखनी होगी 5846 किलोमीटर है। ये जो सड़कें हैं ये 4 लाइन या 6 लाइन होती है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। और ये किन को आपस में जोड़ती है? ये देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। वो कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है ये स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट परियोजना। एक प्रश्न लंबाई का हो गया, किन 4 महानगरों को जोड़ती है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक प्रश्न ये बनता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का लाभ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो महानगरों के, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने से महानगरों के बीच समय और दूरी और परिवहन लागत है उसके अंदर कमी आई है, क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो जल्दी से और कम समय में पहुंच जाते हैं, जिससे डीजल की भी बचत होती है, मेंटेनेंस की भी जो व्हीकल्स है उनकी बचत हो जाती है। तो समय, दूरी और परिवहन लागत में कमी आई है। और इन्हीं लाभ के लिए ही तो नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता है। नए नए प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार इसके लिए NHAI के माध्यम से लेकर आती है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, यहां से इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है उत्तर दक्षिणी गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गलियारा। अब बात आती है इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर, 4016। स्वर्णिम चतुर्भुज की 5846, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की 4016, यानी 4016 किलोमीटर। ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से,
श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर ऊपर है, कन्याकुमारी सबसे नीचे, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला कॉरिडोर कौन सा है? उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, गलियारा जिसको कहते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, उत्तर दक्षिणी गलियारे के उत्तरी छोर के स्थान का नाम बताइएगा। उत्तरी छोर ध्यान रखिएगा श्रीनगर है और दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी है, और श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी 4016 किलोमीटर है। उसके बाद में पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की जो लंबाई है वो है 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर है, जो कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर आसाम में है और पोरबंदर है वो गुजरात में है। तो इधर पूर्वी साइड में आसाम के अंदर सिलचर है, पूर्वी छोर का नाम क्या हुआ? सिलचर, और इधर पश्चिमी छोर का नाम क्या है? पोरबंदर। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात आती है। तो ये तीन बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस नेशनल हाईवे के इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद में बात करें NHAI का एक और प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। प्रस्तावित का मतलब है यहां पर भी ये चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की NHAI के माध्यम से ये एक बहुत ही बड़ी परियोजना है और इसको 2022 तक पूरा करने का टारगेट है वो रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कोविड परिस्थितियों के कारण अब ये संभव तो नहीं है भी ये 2022 तक पूर्ण होगा, क्योंकि हमारे संगरिया के पास से ही ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ से गुजरेगा, तो उसका अभी निर्माण कार्य है वो अभी चल ही रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो 2022 तक पूर्ण होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है। तो हमें ध्यान रखना है भी भारतमाला जो परियोजना चल रही है, भारतमाला यानी भारत को चारों तरफ से आपस में जो जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, ये 2022 तक पूर्ण करने का टारगेट है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या कार्य होंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर भी नजर दौड़ा लेते हैं। एक तो तटवर्ती भागों से लगे राज्यों की सड़कों का विकास होगा, तटवर्ती, और दूसरा जो सीमावर्ती भागों और छोटे बंदरगाहों को इसके अंदर आपस में जोड़ा जाएगा। दूसरा है जो पिछड़े इलाके हैं जिनका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको भी आपस में जोड़ा जाएगा। तीसरा है सेतु भारतम परियोजना, यानी पुल बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर ही अलग से चल रहा है, जिसका नाम सेतु भारतम परियोजना है। तो उसमें 1500 बड़े पुल बनाए जाएंगे और 200 के आसपास है वो रेल के ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज, यानी रेलवे लाइन के ऊपर से या रेलवे लाइन के नीचे से, तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज है वो बनाना प्रस्तावित है। और साथ में 900 किलोमीटर के जो नए घोषित नेशनल हाईवे हैं उनके विकास के लिए जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने की ये परियोजना है वो चल रही है, और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट चल रहा है। लेट होने का कारण कोविड परिस्थितियां हैं, साथ में जो जमीन जो अधिग्रहण करना है गवर्नमेंट ने, और तो उसको अधिग्रहण में काफ़ी समस्याएं आई है, क्योंकि जिन किसानों की, जिन लोगों की ज़मीन इस प्रोजेक्ट के तहत आ रही है तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। और अब तो लगभग है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लोगों को उनके जो भी सरकार द्वारा निर्धारित है उसके हिसाब से पैसे मिल गए हैं, तो अब ये प्रोजेक्ट अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने सड़कों का वर्गीकरण, निर्माण और रखरखाव के आधार पर भी किसको कौन संभालता है, और सबसे बड़ी बात दूसरा भी ये कौन किसको आपस में जोड़ता है। तो राज्यों की जो राजधानियां हैं सभी राज्यों की और प्रमुख नगरों को जोड़ता है वो नेशनल हाईवे है, और एक राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं तो वो स्टेट हाईवे हो गया, और उस डिस्ट्रिक्ट का अन्य जो आसपास के जो महत्वपूर्ण स्थल है, जो नगर पालिका क्षेत्र है, उनको जोड़ने वाले हैं वो जिला सड़कें होगी, गांव को जोड़ने वाले होंगे वो ग्रामीण सड़कें होगी। NH 2%, राज्य जो महामार्ग है वो 4%, जिला सड़कें 14% और 80% है वो ग्रामीण सड़कें हैं। तो सड़कें ज्यादा कौन सी है? ग्रामीण सड़कें ज्यादा है। उसके बाद में हमने
अब नेशनल हाईवे को विस्तृत रूप से पढ़ा है, इनके बारे में आपको इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। नेशनल हाईवे को हमने अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ा है। NHAI की स्थापना 1995 में हो गई। ये सड़कों की गुणवत्ता सुधार की सबसे बड़ी संस्थान है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और एक चीज और बता दूं, उत्तर दक्षिणी गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ये दोनों आपस में यूपी के झांसी में आपस में क्रॉस भी करते हैं एक दूसरे को। तो एक कंपटीशन की दृष्टि से अच्छा प्रश्न बन जाता है, प्लस 2 में शायद नहीं पूछे भी। उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किस शहर में एक दूसरे को क्रॉस करता है, काटता है, तो वो है झांसी। और झांसी किस राज्य में आता है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो आप नोट करना चाहें तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम अन्य सड़कों की जहां बात की है, जिसमें 2 की बात हमने यहां पर लिखी है, एक तो सीमांत सड़कें और अंतरराष्ट्रीय महामार्ग। अब हम थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, नोट कर लीजिए। सड़कों के वर्गीकरण में हमने अन्य सड़कों की बात की थी, और इसके अंतर्गत सीमांत यानी सीमावर्ती सड़कें और अंतरराष्ट्रीय महामार्गों की बात है वो शामिल रहती है। चलिए इन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सीमांत या सीमावर्ती सड़कों के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना के भी कुछ उद्देश्य रखे गए थे। पहला, क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना बॉर्डर इलाके के अंदर। दूसरा, इसके माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना और रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करना। आपको पता है बॉर्डर पर आर्मी को हमेशा ही अच्छी सड़कों की आवश्यकता होती है, तो वो खुद ही BRO के माध्यम से इस कार्य को अंजाम है वो देती है। अब बात कर लेते हैं BRO की कुछ प्रमुख उपलब्धियों की भी, उसने क्या खास काम किए हैं उसकी बात भी। तो अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इसने जैसे चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ दिया है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, और चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है, जो कि समुद्र तल से एवरेज 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये छोटी बात नहीं है इतनी ऊंचाई पर जाकर इस प्रकार से अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। दूसरी बात आती है भी अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी BRO के पास है। बर्फ हटा देता है, जब घनी बर्फबारी होती है तो वहां पर बर्फ हटाने का काम भी ये करते हैं, ताकि जो यातायात व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, वो प्रभावित नहीं हो। उसके अलावा एक बहुत ही प्यारा प्रश्न, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है और उसकी लंबाई, और वो है अटल टनल। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में है, जिसका नाम अटल टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। जो किसने बनाई? BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने बनाई है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के अंदर ये स्थित है। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है ये। और पहले जब तक ये अटल टनल नहीं बनी हुई होती थी तो घनी बर्फबारी से 6-6 महीने तक वहां पर रास्ता है वो बंद हो जाता था, सारी यातायात व्यवस्था है वो खराब हो जाती थी। लेकिन इस अटल टनल की वजह से सब कुछ आसान कर दिया है BRO ने। तो ये BRO की सीमा सड़क संगठन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उद्देश्य और 1960 में हुई इसकी स्थापना की बात हमने यहां पर की। अब टॉपिक को समाप्ति की तरफ और लेकर चलते हैं और अंतरराष्ट्रीय महामार्गों की बात भी कर लेते हैं। नाम से स्पष्ट है, दो देशों के बीच में सड़क पुल है उसकी बातें। और उद्देश्य क्या है इस प्रकार का, देखिएगा,
पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ संपर्क स्थापित करते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। भी जैसे भारत है, भारत का पाकिस्तान के साथ अगर यातायात व्यवस्था भी जो मतलब परिवहन सुविधा भी अगर अच्छी हो जाती है तो आसानी से लोग आ जा सकते हैं, संबंध है वो मजबूत हो सकते हैं और ऐसा किया भी जाता रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर बस सेवा चलती है, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच अमन सेतु, कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए कुछ तथ्य है। तो ये एक छोटा सा उद्देश्य है, इसका जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ सड़क परिवहन संबंधी पाठ्य पुस्तक के बीच बीच में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में उस पर चर्चा करना चाहूंगा आपसे। जैसे कि ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, समझाइए। देखिएगा, ग्रामीण जो सड़क है उनकी डेंसिटी में विषमता यानी भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है क्योंकि ये चीजें वहां की भूभाग की जो प्रकृति है, नेचर, वहां की जो स्थल भाग है वो कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है। ग्रामीण सड़कों का जो घनत्व है वो पर्वतीय, पठारीय और जो वनीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत कम होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना थोड़ा जटिल रहता है और लागत भी है वो बहुत ज्यादा आती है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और है, प्रश्न है कि नगरीय केंद्रों से दूर ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता घटती चली जाती है। कि नगरों से जब गांव की तरफ जाते हैं तो क्वालिटी घटती जाती है सड़कों की, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है ये, क्योंकि नगरीय भागों में जो शहरों के अंदर जो सड़कों का निर्माण कार्य है वो राज्य स्तर की कोई राज्य स्तरीय जो विभाग है, बड़े ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से करवाता है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता पर है वो ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और दूसरा, जो शहर के जो लोग होते हैं वो थोड़े ज्यादा जागरूक भी होते हैं, शिक्षित ज्यादा हैं तो जागरूकता भी है, तो वो थोड़ा ध्यान भी रखते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो स्थानीय विभाग, लोकल जो ठेकेदार है वहीं से तैयार करवाई जाती है, जिससे गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। गांव वाले कोई ज्यादा शिकायत नहीं करते कैसा भी माल लग रहा है। तो ये कुछ एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से ही ये क्वालिटी है वो गांव की तरफ जाते हैं तो घटती जाती है। चलिए, ये था अपना आज का पहला सेशन जिसमें हमने परिवहन क्या है, संचार क्या है, उनके जो साधन है उनका वर्गीकरण किया। फिर हमने एक सड़क परिवहन को लेकर डिटेल में सारी बातें हमने अच्छे से जानी, सड़कों के वर्गीकरण को अच्छे से आज हमने जाना है। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।